गुड मॉर्निंग। आज हम भारत की संघीय संसद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है भारत की संघीय संसद। भारत की केंद्रीय विधानमंडल को संसद की संज्ञा दी गई है। यानी भारत में जो केंद्रीय व्यवस्थापिका है उस व्यवस्थापिका का नाम संसद है, और जो संसद है उसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है। अनुच्छेद 79 में लिखा हुआ है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे। तो इस तरह से जो भारतीय संसद है उस भारतीय संसद में राष्ट्रपति सम्मिलित है, लोकसभा सम्मिलित है और राज्यसभा सम्मिलित है। कई बार ये प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संसद में सम्मिलित है। ऑप्शन होते हैं राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो आपको ये ध्यान से देखना होगा कि जो भारत की संसद है उसमें न केवल दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, बल्कि उसमें राष्ट्रपति भी संसद में सम्मिलित है और इन तीनों से मिलकर ही संसद का गठन होता है। अब हम संसद के गठन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि संसद के कितने सदन हैं और उन सदनों में गठन की प्रक्रिया क्या है। जैसा कि अभी आप अध्ययन किया है कि जो भारतीय संसद है उस भारतीय संसद में के तीन भाग हैं, तीन पार्ट हैं, तीन संस्थाओं से मिलकर ये बनी है, जिसमें राष्ट्रपति भी सम्मिलित है, लोकसभा भी सम्मिलित है और राज्यसभा भी सम्मिलित है। और ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है। अब हम सबसे पहले राज्यसभा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय या उच्च सदन कहलाता है। भारतीय संसद के दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो जो राज्यसभा है वो भारतीय संसद का उच्च सदन माना जाता है, द्वितीय सदन माना जाता है, और ये मुख्य रूप से राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में चूंकि संघात्मक शासन व्यवस्था है और इस संघात्मक शासन व्यवस्था में भारत के जो संघ की इकाइयां हैं जिन्हें हम सामान्यतः राज्यों के नाम से जानते हैं, उन संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा के द्वारा वो प्रतिनिधित्व किया जाता है। तो ये संघीय इकाइयों का प्रतिनिधित्व करती है। जहाँ तक इसके सदस्यों की संख्या है वो अधिकतम 250 हो सकती है। संविधान में प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 80 में, और वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 245 है। इन 245 सदस्यों में से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, नामजद किए जाते हैं, और राष्ट्रपति के द्वारा 12 ऐसे सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं वे ऐसे सदस्य होते हैं जिन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा व सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव प्राप्त किया हो। यानी इन क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वाले व्यक्तियों को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाता है। शेष सदस्यों का जो चुनाव है वो संघ की इकाइयाँ अर्थात राज्यों के द्वारा और संघ शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। और जो चुनाव की पद्धति है वो पद्धति है एकल संक्रमणीय मत तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार इनका चुनाव किया जाता है। तो राज्यसभा है, राज्यसभा के चुनाव में आम जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है। भारत का नागरिक प्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव नहीं करता है, बल्कि इसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। और इसके सदस्यों का जो चुनाव होता है वो राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा तथा संघ शासित क्षेत्रों के जो क्षेत्र हैं उनके द्वारा
इनका चयन किया जाता है, इनकी चुनाव किया जाता है, और चुनाव की जो पद्धति अपनाई जाती है वो पद्धति है एकल संक्रमणीय मत तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार इनका चुनाव होता है। जहाँ तक योग्यताओं की बात है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए सदस्यों में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो। ये ध्यान रखें, अनुच्छेद 102 में ये कहा गया है कि संघ और राज्यों के मंत्री हैं वो लाभ के पद पर नहीं समझे जाते हैं, इसलिए संघ और राज्य का कोई भी मंत्री है और वो उपयुक्त योग्यताएं रखता है तो वो राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जा सकता है। हमारे यहाँ ये प्रावधान है कि मंत्री होने के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है, लेकिन प्राय कई बार देखा गया है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की स्थिति भी ये होती है कि ऐसे व्यक्ति को मंत्री या प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है जो उस समय तक न तो राज्यसभा का सदस्य है और न ही लोकसभा का सदस्य है, लेकिन शर्त ये है कि उसे 6 माह के अंदर अंदर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना आवश्यक है। तो इसलिए कोई मंत्री बन गया लेकिन वो सदस्य नहीं है तो राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ सकता है और उसका जो मंत्री पद है वो लाभ का पद नहीं माना जाता है। इसके अतिरिक्त वह दिवालिया नहीं हो, पागल नहीं हो, विकृत मानसिकता का नहीं होना चाहिए। तो ये इसके योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। जहाँ तक इसके कार्यकाल है वो अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, अर्थात इसका कभी विघटन नहीं होता है। राष्ट्रपति को भी यह अधिकार नहीं है कि वो राज्यसभा को भंग कर दे, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, और न ही इसके सदस्यों का कभी भी एक साथ चुनाव होता है। प्रावधान ये है कि इसके 1/3 सदस्य हैं वो प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते रहते हैं और उनके स्थान पर 1/3 सदस्य पुनः चुने जाते हैं। तो इस तरह से ये क्रम निरंतर बना रहता है। तो ये सदन कभी भी खाली नहीं होता है, कभी भी विघटित नहीं होता है, इसलिए इसको स्थायी सदन कहा जाता है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आता है कि राज्यसभा का कार्यकाल है, राज्यसभा का कार्यकाल, ध्यान रहे इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं है। प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह से घुमा फिरा कर प्रश्न पूछे जाते हैं और आपसे प्रश्न ये पूछा कि राज्यसभा का कार्यकाल है, उसमें ऑप्शन आया 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष और स्थायी। तो आपको स्थायी इसका चुनना होगा। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाए तो सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इस बात का आप ध्यान रखें। जहाँ तक पदाधिकारियों का संबंध है, संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये भी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आ जाता है कई बार कि भारत का राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो ये उपराष्ट्रपति होता है। और इसके अतिरिक्त राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को उपसभापति निर्वाचित करती है और सभापति की अनुपस्थिति में ऐसे समय या तो सभापति अनुपस्थित हो अथवा उस समय सभापति उपराष्ट्रपति के दायित्वों का या उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो तो उस समय उपसभापति ही सभापति के दायित्वों का पालन करता है। तो इस तरह से जो पदाधिकारी हैं वो पदाधिकारी उपराष्ट्रपति है वो इसका पदेन सभापति होता है, क्योंकि यद्यपि उसके चुनाव में राज्यसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं लोकसभा के साथ मिलकर, लेकिन
उपराष्ट्रपति है उसका पदेन सभापति होता है, इसकी कार्रवाई का संचालन करता है, अध्यक्षता करता है और समस्त दायित्वों का पालन करता है। लेकिन इसके अतिरिक्त राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो एक इसके उपसभापति का भी हैं, जो उसकी अनुपस्थिति में राज्यसभा के दायित्वों का निर्वहन करता है, यानी सभापति के जो दायित्व हैं उनका पालन वो करता है। जहाँ तक राज्यसभा की गणपूर्ति की संख्या है, कोरम का सवाल है, वो राज्यसभा की गणपूर्ति है इसके सदस्यों की 1/10 संख्या, यानी 1/10 सदस्य यदि सदन में विद्यमान होते हैं तो इसकी कार्रवाई संचालित हो जाती है। तो इस तरह से हमने राज्यसभा के गठन के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अब आपको ये जो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, वो स्थानों का आवंटन हमारे यहाँ संघ राज्यों की इकाइयों की समानता के सिद्धांत पर नहीं किया गया है, बल्कि वो वितरण किसके आधार पर किया है, जनसंख्या के आधार पर वितरण किया गया है। इसलिए जो सबसे अधिक राज्यसभा के सदस्यों की संख्या आती है वो उत्तर प्रदेश से आती है, और उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य राज्यसभा के लिए आते हैं। राजस्थान से राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 10 है, और जो छोटे राज्य हैं जैसे नागालैंड है, मेघालय है, मणिपुरा है, त्रिपुरा है, सिक्किम है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, गोवा है, इनसे एक एक सदस्य राज्यसभा के लिए आवंटित है।